नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कुमार क्लासेस में। मैं शिव कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों के बारे में। तो शुरू करते हैं। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। ये 5 भाई थे। पहले वे वारंगल के काकतीय राज्य के सामंत थे। उसके बाद वे कर्नाटक में कांपली राज्य में मंत्री रहे। जब एक मुस्लिम विद्रोही को शरण देने के कारण कांपली राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तहस नहस कर दिया गया, तब दोनों भाइयों को कैद कर लिया गया। तब उन्होंने इस्लाम अपना लिया तथा विद्रोहियों से निपटने के लिए वहां नियुक्त हुए। उसी समय मदुरै का सूबेदार स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर चुका था। मैसूर के होयसाल शासक तथा वारंगल के शासक स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। यह देखते हुए हरिहर और बुक्का ने भी मुस्लिम धर्म त्याग दिया तथा अपने गुरु विद्यारण के निर्देश पर फिर से हिंदू धर्म में शामिल हो गए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किसके कहने पर दोबारा हिंदू धर्म में शामिल हुए थे या उनके गुरु कौन थे। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कांपली राज्य को किसने तहस नहस किया था। अब आगे देखते हैं विजयनगर। हरिहर विजयनगर की गद्दी पर 1336 ईस्वी में बैठा। अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश कहलाया। शुरुआत में इसे मदुरै तथा मैसूर दोनों राज्यों से टकराना पड़ा, परंतु कुछ समय बाद जब मदुरै के शासक ने मैसूर के होयसाल शासक को हराया, तब विजयनगर ने 1346 ईस्वी तक पूरा होयसाल राज्य पर कब्जा कर लिया। 1356 में हरिहर की मौत के बाद बुक्का गद्दी पर बैठा। 1377 तक मदुरै साम्राज्य नष्ट हो चुका था। इस समय रामेश्वरम तक पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में शामिल था। उत्तर भारत में विजयनगर साम्राज्य का एक शक्तिशाली शत्रु बहमनी साम्राज्य था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक तो कितने वंशों ने विजयनगर पर राज किया था और हरिहर बुक्का किस वंश के शासक थे। तो एक एक करके वंश पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। बहमनी साम्राज्य थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 1347 में अस्तित्व में आया। एक अफगानी सरदार अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था। वह गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहकर ऊपर उठा, इसलिए उसे हसन गंगू भी कहा गया। उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। वह अपने आप को ईरान के नायक बहमन शाह का वंशज बताता था। इसके पीछे दूसरा कारण यह है कि ब्राह्मण संरक्षण के प्रति श्रद्धा दिखाना। तो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। गंगू कौन था, या किस की उपाधि लेकर के ये गद्दी पर बैठा, या इसका संस्थापक कौन था, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला टकराव के कारण देख लेते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में। तो विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में टकराते थे। क्वेश्चन तीनों पूछे गए हैं। पहला था तुंगभद्रा का दोआब, दूसरा था कृष्णा गोदावरी के कछार तथा तीसरा था मराठवाड़ा प्रदेश। तो एक एक करके समझते हैं ये क्या थे। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे गए हैं। तुंगभद्रा का दोआब, यह कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। दोनों नदियों के नाम पूछे गए हैं। ये किस किस नदी के बीच में था। इसका क्षेत्रफल लगभग 30,000 वर्ग मील था। क्षेत्रफल भी इसका पूछा गया है। दूसरा कृष्णा गोदावरी की वादी, यह बहुत उपजाऊ थी तथा इसके अनेक बंदरगाह इस क्षेत्र में विदेशी व्यापार को नियंत्रित करते थे। तीसरा मराठा प्रदेश, यह विवाद कोंकण और उसकी ओर जाने वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण का था। कोंकण पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच एक सक्रिय सी पट्टी है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसका आंसर यही बनता है। यह अधिक उपजाऊ थी तथा गोवा का बंदरगाह भी इसके अंतर आता था। इराक तथा ईरान से घोड़ों का व्यापार भी इसी रास्ते होता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि घोड़ों का व्यापार किस बंदरगाह से होता था। टकराव से होने वाली हानि, दोनों राज्यों के टकराव जब तक राज्य रहे तब तक रहे। इन सैनिक टकरावों से बहुत हानि होती थी। शहर को जला दिया जाता था तथा औरतों और बच्चों को युद्ध के दौरान कैदी बनाकर बेच दिया जाता था। 1367 में बुक्का प्रथम ने विवादित तुंगभद्रा दोआब के मुदगल किले पर हमला कर दिया, जहां उसने एक आदमी को छोड़कर सभी को मौत के घाट उतार दिया। जब यह खबर बहमनी साम्राज्य पहुंची तो वहां के शासक ने यह कसम खाई कि जब तक 1 लाख हिंदुओं को नहीं मारेगा तब तक वह अपनी तलवार म्यान में नहीं रखेगा। उस समय यहाँ पे फिरोज शाह बहमनी राज्य कर रहा था। बरसात के दिनों में उसने तुंगभद्रा नदी को पार किया। क्वेश्चन पूछा गया है तुंगभद्रा नदी को किसने पार किया था। कर विजयनगर पर हमला कर दिया। विजयनगर का राजा राज्य छोड़कर जंगल में चला गया।
बहमनी राजा ना तो राजधानी पर कब्जा कर पाया और ना ही राजा को पकड़ सका। अंत में दोनों पक्ष संधि करने को तैयार हुए। इस युद्ध में बहमनी राज्य ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। संधि से यह निश्चित हुआ कि आगे से किसी भी असहाय और निहत्थे निवासियों का वध न किया जाए। विजयनगर ने हरिहर द्वितीय के काल 1377 से 1404 ईस्वी में पूर्व की तट की ओर प्रसार नीति का आरंभ किया तथा बहमनी राज्य से पश्चिम में स्थित बेलगांव और गोवा को छीन लिया। 1404 में देवराय प्रथम राजा बना, जिसने बहमनी राज्य से तुंगभद्रा दोआब के लिए फिर से युद्ध प्रारंभ किया, जिसमें बहमनी राज्य की विजय हुई तथा हरजाने के रूप में विजयनगर को 10 लाख ऊँट अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहमनी के साथ दहेज में बाकापुर देने का वादा करना पड़ा। तो ये जो शादी हुई थी फिरोज शाह बहमनी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब यह बारात लेके आए थे तो 10 किलोमीटर तक इनके लिए कालीनें बिछाई गई थी। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, जिसे से जल शहर तक नहरों के द्वारा लाया जा सके तथा खेतों की सिंचाई भी की जा सके। इन नहरों से उसकी आय में 3,50,000 फरादों की वृद्धि हुई। हरिद्रा नदी पर भी उसने बांध बनवाया। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस राजा ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तो याद रखना, देवराय प्रथम। 1425 में देवराय द्वितीय विजयनगर की गद्दी पर बैठा, जिसे इस वंश का महान शासक माना जाता है। इसने अपनी सेना को मजबूत बनाने पर जोर दिया। पुर्तगाली लेखक नूनीज का कहना है कि हुइलोन, श्रीलंका, पुलकित तथा बर्मा, मलाया विजयनगर को खिराज देते थे। क्वेश्चन ये पूछा गया है, मतलब ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन श्रीलंका और बर्मा दोनों क्वेश्चन में आते हैं कि किसको खिराज देते थे। 1446 में देवराज द्वितीय की मृत्यु के बाद राज्य का मंत्री सालोब ने गद्दी हड़प ली, परंतु जल्दी ही इस वंश का भी अंत हो गया। 1509 में कृष्णदेव राय ने गद्दी पर अधिकार कर लिया और एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसे तुलुवा राजवंश के नाम से जाना गया। इन्होंने 7 वर्षों तक चली लंबी युद्ध श्रृंखला में पहले उड़ीसा के शासक को कृष्णा नदी के पास के सभी क्षेत्र विजयनगर को सौंपने पर मजबूर कर दिए। उसके बाद तुंगभद्रा नदी के दोआब पर रायचूर, मुदगल तथा बीजापुर के शासकों को परास्त किया। पश्चिम में विजयनगर की सेनाएं बेलगाम तक जा पहुंची। कृष्णदेव ने विजयनगर के पास एक नया नगर बसाया, विशाल तालाब खुदवाए जो सिंचाई के काम आते थे। उसने तेलुगु, तमिल तथा कन्नड़ कवियों को एक समान संरक्षण दिया। इन्होंने अनेक हिंदू मंदिर, विद्यालय और मठ बनवाए। 1530 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसके सभी पुत्र अवयस्क थे। राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध चल पड़ा तथा 1543 में सदाशिव राय गद्दी पर बैठा, परंतु वास्तविक शक्ति त्रिमूर्ति के हाथों में थी, जिसमें राम राजा अग्रणी व्यक्ति था। उसने पुर्तगालियों के साथ संधि करके बीजापुर के घोड़ों की आपूर्ति रोक दी। एक युद्ध श्रृंखला में उसने बीजापुर को हराया तथा उसने गोलकुंडा एवं अहमदनगर को भी अपमानजनक मातें दी। आखिर उन्होंने एक होकर 1565 ईस्वी में तालीकोट के पास बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर को एक करारी शिकस्त दी। इस तालीकोट की लड़ाई को राक्षस तगंडी की लड़ाई भी कहते हैं। यहाँ पर राक्षस और तगंडी ये 2 अलग अलग गांव थे, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, इसलिए इसे राक्षस तगंडी की लड़ाई कहा जाता है। राजा राम को कैद कर उसका वध कर दिया गया तथा विजयनगर को खंडर बना दिया गया। इस युद्ध के साथ विजयनगर का अंत हो गया। विजयनगर में राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी, जिसमें साम्राज्य के बड़े बड़े कुलीन शामिल होते थे। साम्राज्य को राज्यों में या मंडलम जिन्हें प्रांत भी कहते थे में बांटा गया। प्रांतों को तरफ भी कहते थे। उसके नीचे नाडु जिले कहलाते थे। उसके नीचे स्थल, उपजिले और ग्राम होते थे। आरंभ में राजकुमार प्रांतों के अधिपति होते थे, लेकिन बाद में अधीनस्थ शासक परिवारों के सदस्य और कुलीनों को प्रांतपति बनाया जाने लगा। ये प्रांतपति अपने दरबार लगाते थे, सेनाएं रखते थे तथा अपने सिक्के जारी करने की इन्हें अनुमति थी। प्रांतपति को नए कर लगाने या पुराने कर समाप्त करने का अधिकार था। एक प्रांतपति का कोई नियमित कार्यकाल नहीं होता था, यह उनकी योग्यता पर निर्भर होता था। केंद्र प्रशासित क्षेत्र में राजा सैन्य सरदारों को निश्चित राजस्व वाले आमरम क्षेत्र देता था। ये सरदार पलेयागर, पालेगर या नायक कहलाते थे। सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इसलिए इन सबको मेंशन किया गया है। जनता के आर्थिक जीवन के बारे में इतिहासकारों ने ज़्यादा नहीं लिखा।
उनके घर अधिकतर फूस के होते थे तथा दरवाजे छोटे होते थे। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। वे नंगे पैर चलते थे, यह भी पूछा गया है। कमर से ऊपर वस्त्र कम ही पहनते थे। जनता के सभी वर्ग आभूषणों के शौकीन थे, और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ की जनता आभूषणों की शौकीन थी। तो देख लेते हैं विजयनगर की राज्य व्यवस्था। राज्य में करों की दर इस प्रकार थी। जाड़ों में पुरवाई एक प्रकार की धान की फसल होती थी कि फसल का 1/3 लगता था। तिल, रागी, चना आदि पर 1/4 कर था। असिंचित भूमि पर उपजे ज्वार बाजरे का 6वां भाग लिया जाता था। इसके अलावा अन्य कर भी थे, जैसे संपत्ति कर, फसल की बिक्री कर, व्यवसाय कर, आपात कर, विवाह कर आदि। ये सब कर भी लिए जाते थे। अब थोड़ा बहमनी साम्राज्य के बारे में समझ लेते हैं। फिरोज शाह बहमनी, जो एक अच्छा शायर भी था, उसके हरम में विभिन्न देशों और क्षेत्रों की अनेक पत्नियां भी रहती थी। कहा जाता है कि वह अपनी प्रत्येक पत्नी से उसी की भाषा में बातचीत करता था। वह दक्कन को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहता था। वह कहता था कि बादशाह को अपने इर्द गिर्द सभी राष्ट्रों के विद्वान रखने चाहिए। उसने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ रखा था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस शासक ने दोनों को पढ़ रखा था। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। देवराय प्रथम के हाथों पराजय के बाद फिरोज शाह को अपने भाई अहमद शाह के पक्ष में सत्ता छोड़नी पड़ी। क्वेश्चन पूछा गया है, फिरोज शाह ने किसके पक्ष में सत्ता छोड़ी थी? जिसे सूफी संत गेसुदराज के संपर्क में रहने के कारण वली या संत कहा जाता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि बहमनी साम्राज्य के किस शासक को वली या संत कहा जाता था? अहमद शाह ने वारंगल की जीत कर अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया। बहमनी साम्राज्य का प्रसार महमूद गामा के समय हुआ, जो राजा से मिला तथा पहले मलिक उल तुज्जार की उपाधि ली तथा बाद में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री बना। ये गांवा की बढ़ती शक्ति को देखते हुए अमीर राजा के कान भरने लगे तथा 1482 में उसको मरवा डाला। उसके बाद बहमनी राज्य 5 राज्यों में बट गया। पहला गोलकुंडा, दूसरा बीजापुर, तीसरा अहमदनगर, चौथा बरार तथा 5वां बीदर। अब किस राज्य को क्या बनाया तो ये देख लेते हैं। अहमद शाह के निजाम शाही, ये मिलाने के लिए आते हैं क्वेश्चन के किसके राजा को क्या कहा जाता था। इसकी स्थापना अहमद बाहरी द्वारा की गई, बाद में शाहजहां ने कब्जा कर लिया। तो अहमदनगर में निजाम शाही चलती थी। बीजापुर के आदिल शाही, इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाही ने की, इस पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। बरार के इमाद शाही, इसकी स्थापना फतुल्लाह खान इमाद उल मुल्क ने की। गोलकुंडा के कुतुब शाही, इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की। बीदर के फारिद शाही, इसके स्थापना अली फारिद ने की। तो ये सारे पूछे जाते हैं, मिलान के लिए आते हैं। अहमदनगर में कौन? अहमदनगर और आगे आदिल शाही, एक तरफ ये 4 और एक तरफ ये 4। तो इस तरह से मिलान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजयनगर में विदेशी यात्रियों का आगमन। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने हरिहर प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की। इब्न बतूता ने हरिहर प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की। इटली के यात्री निकोलो डे कांटी ने देवराज प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराज द्वितीय के समय यात्रा की। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा ड्यूरेट एडवर्ड बारबोसा ने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा की। तथा पुर्तगाली यात्री फर्नाओ न्यूनीज ने अच्युत देव के काल में यात्रा की। ये भी मिलाने के लिए आते हैं, एक तरफ ये दे देते हैं यात्री, एक तरफ राजा दे देते हैं। तो किसने किसके समय यात्रा की? ग्रंथ देख लेते हैं। अमुक्तमाल्य कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। मनुचरितम अल्लासी के दन के लिखा। मधुरा विजयम कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने लिखा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मधुरा विजयम किसने लिखा है? सिक्के। विजयनगर के शासक ने 12 वराह नाम के सिक्के चलाए। इसमें कुछ पूर्ण वराह, कुछ अर्ध वराह तथा कुछ चतुर्थांश वराह थे। क्वेश्चन तीनों पूछे गए हैं, किस तरह के सिक्के थे, नाम दे देता है। तथा इन पर कई हिंदू देवी देवता तथा हाथी एवं सांड जैसी आकृतियां होती थी। इसमें कंद बेरुंद, ये याद रखना शब्द, कंद बेरुंद इसका मतलब होता है 2 मुंह वाली चील जिसकी प्रत्येक चोंच तथा पंजे में एक हाथी फंसा हुआ है, इसका मतलब पूछा जाता है। ये इनके चित्रों पे छपे हुए होते थे। अब विजयनगर से कुछ विविध प्रश्न बन जाते हैं, तो देख लेते हैं। विजयनगर राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। पहला संगम वंश कहलाया, दूसरा सालुब वंश कहलाया,
तीसरा तुलुप वंश कहलाया तथा चौथा अराविडू वंश कहलाया। विजयनगर की राजधानियाँ क्या क्या रही थी? पहले अनेगांडी थी, फिर विजयनगर, फिर वेणुगोंडा तथा चंद्रगिरी, अलग अलग राजधानियाँ बनी। हरिहर द्वितीय महाराजा धीराज की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। कृष्णदेव राय तुलुप वंश के शासक थे। इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इनके दरबार में अष्टकवि रहा करते थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम अमुक्तलायद है, जो तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। महाभारत के अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया। 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा 14वीं शताब्दी में येडन द्वारा इन्हें पूरा किया गया। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितनी आपको जानकारी दी जा सके उतनी देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।